नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनमित शिक्षा में। आपके और मेरे बीच में जो जुड़ाव की एक चेन है दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी हर कड़ी में आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आऊँ। तो जुड़ाव की इसी कड़ी में आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये है कक्षा 12 का हिंदी का एक सीबीएसई द्वारा जारी किया हुआ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। जब आप इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास करते हैं तो दो फायदे आपको होते हैं दोस्तों। आपकी नंबर कम होने की गुंजाइश, कटने की गुंजाइश कम हो जाती है और अच्छे अंक प्राप्त करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी अपना पेपर करेंगे दोस्तों, आपके हाथ में पेपर आएगा, आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। ज़रूर पढ़ें, इसमें आप बिल्कुल भी कोई लापरवाही ना करें। सबसे पहले निर्देशों को पढ़ें, क्योंकि जब आप निर्देशों को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन से खंड में कितने प्रश्न करने हैं या प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हल करने हैं। अगर आप निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं तो अक्सर आपकी गलती के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य निर्देशों से। पहला निर्देश, प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, क ख और ग। कुल 7 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, निर्देशों का पालन आप करें। अब दोस्तों इसमें जब आप पढ़ेंगे तो खंड क में अपठित गद्यांश होंगे, आपके गद्यांश और काव्यांश, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपकी प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था, ताकि आप गलती ना करें। आपके पास 2 गद्यांश आएंगे जिनमें से आपको कोई एक करना है। 2 काव्यांश होंगे, उसमें से भी आपको कोई एक करना है। इसी तरह से खंड ख में आपके 5 प्रश्न होंगे। खंड ग में अलग अलग भागों में उसको बांटा हुआ है। खंड ग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जब आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किस खंड में और कितने प्रश्न संख्या से कितने प्रश्न संख्या तक कितने कुल प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड क में आपका अपठित गद्यांश है। गद्यांश को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसके उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, इसे आप पढ़ेंगे। दबाव में जब आप इसे पढ़ लेंगे, अगर मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी दोस्तों तो ये बहुत समय ले लेगा और वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाएगी। तो आप इसे खुद ध्यान से पढ़ें और मैं आपको इसके उत्तर बता दूंगी। दबाव में कार्य करने पर व्यक्ति अक्सर हो जाता है, कैसा हो जाता है? गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर है नकारात्मक। दूसरा उत्तर है अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेने का क्या परिणाम होता है? हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरे पर चलेंगे। हमें समस्याओं के बजाय कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हमें समस्याओं के बजाय हमेशा अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे चलेंगे। लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध की जगह ताकत बना लिया। रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? तो ये जो वाक्य है दोस्तों, ये सरल वाक्य है। सफलता में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है सफलता में? ये तो मुझे लगता है कि आप खुद ही बता देंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सफलता में सफल जो है वो अपने आप में पूरा शब्द है और ता लगने के बाद में वो प्रत्यय बनता है। तो सब सही उत्तर है ता। ता प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सुख दुख शांति क्रोध और क्रिया कर्म किस पर निर्भर करते हैं? वातावरण पर, दृष्टिकोण पर, आर्थिक स्थिति पर या दबाव पर? अब जब आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसका सही उत्तर है दृष्टिकोण पर।
यू द हीलर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इज जॉर्ज सिल्वा। दबाव में डैश होकर ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। किस तरह का प्रदर्शन? सकारात्मक प्रदर्शन। लेखक के अनुसार हारना क्या है? हारना क्या है? जब आप पढ़ेंगे गद्यांश तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, आदत। राइट, आगे चलेंगे। 10वां क्वेश्चन, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने का क्या परिणाम होगा? अगर हम लगातार समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास क्या परिणाम होगा? और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आप लगातार किसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। अब अगले गद्यांश पर चलेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि गद्यांश 2 होंगे, 2 में से आपको कोई एक ही करना है और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्स शीट पर, अपनी OMR शीट पर आपको नंबर भी बिल्कुल सही डालना है। अगर आप पहला गद्यांश कर रहे हैं तो नंबर 1 से 10 होंगे आपके उत्तरों के। अगर आप दूसरा गद्यांश कर रहे हैं तो आपके उत्तर जो है वो 11 से आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें। इस गद्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब हम चलेंगे अपने 11वें क्वेश्चन पर। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसका सही उत्तर है संवाद का महत्व। संवादहीनता से क्या तात्पर्य है? परस्पर वार्तालाप का अभाव। यानी कि अगर आप संवाद ही नहीं करते तो वहाँ क्या होता है? वार्तालाप का अभाव हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुँचने देता। इसका राइट आंसर है बच्चों, बात को धैर्य सुने व समझे बिना बोलने की शीघ्रता संवाद की गंभीरता को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकारी होता है? कब लाभकारी होता है? अच्छे श्रोता के रूप में। राइट। सुनना कौशल की विशेषता है। क्या विशेषता है सुनने कौशल की? अधीर होना, धैर्यवान होना, बेबाक होना या वाचाल होना? इसका सही उत्तर है बच्चों धैर्यवान होना। राइट। 16 नंबर पे चलेंगे। हम संवाद की आत्मा तक प्राय क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों नहीं पहुंच पाते हम संवाद की आत्मा तक? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। रहीम के कथन का आशय समझाइए। दूसरों की समस्या सुनकर लोग हंसते हैं, दूसरों की परेशानी का मजाक बनाते हैं, दूसरों के दर्द को कम करते हैं या दूसरों के दर्द को बढ़ाते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और इसका सही उत्तर है क। दूसरों की समस्या सुनकर लोग हंसते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राम का उदाहरण क्यों दिया गया? क्यों दिया गया राम का उदाहरण? संवाद की अनंत संभावनाओं को समझाने के लिए। ठीक है। 19 पे चलेंगे। पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों से कौन संवाद कर लेता है? कौन संवाद कर लेता है? संवेदनशील लोग। झंडे गाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? झंडे गाड़ना, ये मुझे लगता है आप आसानी से इसे कर लेंगे, मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रभुत्व स्थापित करना। क। नेक्स्ट पे चलेंगे। जिस तरह से आपने 2 गद्यांश किए दोस्तों, उसी तरह से 2 काव्यांश आपके पास आ जाएंगे और 2 में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, आपके स्टार्टिंग में भी मेंशन है और यहाँ भी दिया गया है। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब आप अपनी पसंद का काव्यांश जो भी आपको पढ़ना है या उत्तर देना है वो कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इनके उत्तर बता देती हूँ। समाज किन लोगों को भुला चुका है? देश की स्वतंत्रता के लिए, समाज की भलाई के लिए प्राणों को जिन्होंने दांव पर लगाया, समाज उन्हें भुला चुका है। छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का महत्व है। क्या महत्व है छोटी सी नौका से सागर पार करने वालों का? इनके कारण ही हमारी नई खोजों और बड़े परिवर्तन होते हैं। हेम समाधि से क्या आश्रय है
क्या आश्रय है हिम समाधि से? अपनी जान गंवाना, राइट। कवि ने किन लोगों को प्रणाम किया है? कवि ने किन लोगों को प्रणाम किया है? असफल किंतु कर्मशील लोग। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च शिखर की ओर बढ़ने से कवि का क्या आश्रय है? सफलता की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। कवि किनके प्रयासों की बात कर रहे हैं? जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो आप अच्छे से पढ़ के बता सकते हैं कि कवि स्वाधीनता सेनानियों के प्रयासों की बात कर रहे हैं। उदधि शब्द का क्या आशय है? उदधि होता है बच्चों समुद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे हम। रह रह नव नव में कौन सा अलंकार है? जब एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो बच्चों वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगले काव्यांश पर चलेंगे। दोनों में से आपको कोई एक ही काव्यांश करना है, लेकिन फिर भी इसके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। 29 क्वेश्चन, कवि ने किसे मूर्ख कहा है? इसका सही उत्तर है किसान को। पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? इसका सही उत्तर है गांव में। कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या फर्ज नहीं है? तो गुलाब का फर्ज नहीं है उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। बीच बीच में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन आपने अभी ऊपर भी किया है। जब एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। गुलाब किसका प्रतीक है? पढ़े लिखे शहरी लोगों का जो गांव में आकर कार्य नहीं करना चाहते। कवि के अनुसार गांव के लिए क्या ठीक है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख और ग दोनों, अलसी और सरसों। गुलाब गांव के लिए अच्छा नहीं है। 35 क्वेश्चन पे चलेंगे। 35, कवि के अनुसार गुलाब के लिए गुलाब गांव के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि गुलाब के जो फूल हैं वो फसल में नहीं बदलते और हमारे किसानों को जो होती है वो फसल की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 36, गुलाब का फ़र्ज़ नहीं है। क्या फ़र्ज़ नहीं है गुलाब का? गांव में जाकर खिले, अलसी और सरसों वगैरह से मिले, वहाँ की धूल में ढक जाए, या उपरोक्त सभी। जब आप दोस्तों पढ़ेंगे इस काव्यांश को ध्यान से तो आप स्वयं ही इनके उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं खंड ख में, अभिव्यक्ति और माध्यम। सबसे पहले निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उत्तर देंगे, ठीक है। इसमें 5 प्रश्न हैं और आपको पाँचों करने हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37, दृश्यों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है? यानी कि जो दृश्यों को देखकर घटना की जानकारी देता है उसे हम कैसा एंकर कहते हैं? वो हमारा एंकर विजुअल होता है, ठीक है। विजुअल एंकर या एंकर विजुअल। 38, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो अलग अलग समाचारों को खोजता है और फिर उन्हें अखबार तक पहुंचाता है उसे हम कहते हैं संवाददाता या रिपोर्टर। आप लोग जब न्यूज़ देखते होंगे तो ये भी देखते होंगे कि जो न्यूज़ वाले लोग होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, संवाददाता होते हैं, वो अलग अलग जगह पर समाचार इकट्ठे करते हैं और फिर वो अपने न्यूज़पेपर को उसे भेज देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संवाददाता। समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है वो आपका उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित है ये क्वेश्चन। और उल्टा पिरामिड शैली में जो प्रारंभिक अंश होता है, जो सबसे पहला अंश होता है वो होता है इंट्रो, उसके बाद होती है बॉडी और उसके बाद होता है समापन। तो प्रारंभिक यानी कि पहला अंश क्या है? इंट्रो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में, ये आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 यानी कि 1936 में हुई थी। किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? तो ये है बच्चों एडवोकेसी, पत्रकारिता। जब हम किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत को तैयार करते हैं कि कुछ स्पेशल है और हमें लोगों से वोट दिलवानी है तो हम उसे एडवोकेसी, पत्रकारिता कहते हैं।
अब हम चलेंगे खंड ग पर, जो है आपकी पुस्तक से आधारित, और ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। सत्य, सत्य से लिया गया है ये काव्यांश आपका। आपने कविता पढ़ी भी होगी, आपके टीचर ने पढ़ाई भी होगी। चलिए तो हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। काव्यांश के कवि और कविता का नाम क्या है? मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप कुछ भी, कोई भी कविता पढ़ें, कोई भी काव्यांश पढ़ें, कोई भी गद्यांश पढ़ें, तो सबसे पहले आप हमेशा कवि और कविता या लेखक और उसकी रचना का नाम ज़रूर पढ़ें। तो ये जो हमारी कविता है सत्यम, तो किसके द्वारा रचित है? ये हमारी कविता रचित है विष्णु खरे जी द्वारा, विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य। सत्य की अनुभूति के लिए हमें आवश्यकता है किसकी? दृढ़ संकल्प की। कविता में सत्य के अन्वेषक कौन है? कौन ढूंढ रहा है सत्य को? युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस कविता में मनुष्य के मन की उलझनों एवं द्वंद्व को अभिव्यक्त किया गया है। सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये डैश कविता है। किस प्रकार की कविता है? ये हमारी छंद मुक्त कविता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो एक गद्यांश है जो आपकी पुस्तक से लिया गया है। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं करते। आप इसे पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। बिल्कुल सही पहचाना आपने दोस्तों, ये है संवदिया। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि संवदिया के लेखक भी हैं, आत्मा का शिल्पी, आंचलिक कथाकार, प्रगतिशील विचारधारा समर्थक या उपरोक्त सभी, सब कुछ कहा जाता है इन्हें। संवदिया का व्यक्तित्व कैसा होता है? कैसा होता है संवदिया का व्यक्तित्व? संवदिया प्रतिभाशाली होते हैं, पेटू आदमी होते हैं, कामचोर होते हैं, गुणी नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। संवदिया प्रतिभाशाली होते हैं। न आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ निम्न में से क्या है? तो बच्चों इसका जो अर्थ है वो होता है कोई जिम्मेदारी ना होना। जब जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो उसे हमारी आम बोलचाल की भाषा में अक्सर कह दिया जाता है आगे नाथ न पीछे पगहा। संवदिया पाठ में संवदिया का क्या नाम है? ये भी आप बहुत आसानी से बता देंगे। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसका उत्तर भी आपको देना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर गोविंद और हर गोविंद, गोविंद, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हर गोविंद है, हर गोविंद नहीं लगाएंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवदिया बनने के लिए अभिनय व संवाद याद रखने जैसे गुण होना वांछनीय है। ये कथन सही है या गलत है? संवदिया बनने के लिए आपको अभिनय आना चाहिए और आपको संवाद याद रखने का गुण होना चाहिए आपके लिए। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ जो है वो किस विधा में रचित है? तो ये संस्मरण है बच्चों। रामचंद्र शुक्ल की भारतेंदु जी के मकान के नीचे किससे भेंट हुई थी? ये भी आप आसानी से बता देंगे, पंडित केदारनाथ पाठक। घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। क्या है पाठ का मूल प्रतिपाद्य? आपने जब पढ़ा होगा तो इसको समझाया भी होगा आपके टीचर ने। धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्मोपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को प्रस्तुत करना। बालक द्वारा लड्डू की पुकार सुनकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई? जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर, काठ की अलमारी की खड़खड़ाहट, बहते हुए झरनों का मधुर संगीत, या क और ग दोनों? तो बच्चों इसका राइट आंसर है क, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर। क्वेश्चन नंबर 56। ढेले चुन लो लघु निबंध में सच्चा प्रेमी किस पेटी को चुनता है? किस पेटी को चुनता है? लोहे की पेटी को। 57। अंधविश्वासी मान्यताओं पर किस निबंध में चोट की गई है? ये भी आप आसानी से बता देंगे, ढेले चुन लो निबंध में। अगले खंड पे चलेंगे, खंड 7, क्वेश्चन 58। 58। रूप सिंह शैला के लिए कौन से फूल लाता था? बुरुंस, हारसिंगार, कुमुद या गुलाब? तो इसका सही आंसर है बच्चों बुरुंस। रूप सिंह पहाड़ के रोए
किन्हें कहता था? किन्हें कहता था? देवदार के वृक्षों को। सूरदास की झोपड़ी पाठ में टैनी कौन मारता था? ये भी आसान प्रश्न है, आप आसानी से बता पाएंगे। टैनी कौन मारता था? जगधर। शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को कौन सी कहानी दर्शाती है? कौन सी कहानी हमारी दर्शाती है? आरोहण। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? ये कथन किसका है? राइट आंसर इज नायक राम। तो दोस्तों ये था आपका सीबीएसई का प्रश्न पत्र जो सीबीएसई ने आपके लिए जारी किया है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर इस तरह के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, ना सिर्फ ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का, बल्कि आप बाहर से भी कोई पुस्तक इस तरह की खरीदें जिसमें नमूना प्रश्न पत्र दिए गए हों। आप इन प्रश्न पत्रों का लगातार अभ्यास करें बच्चों, ये आपको परीक्षा में अच्छे अंक ज़रूर दिलाएगा। तो इन्हीं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीडियो का अंत करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।